हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन बहुत खास है और वो इसलिए क्योंकि लास्ट चैप्टर है रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। इसका सुपर क्विक रिवीजन हम करने जा रहे हैं और इसी के साथ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सुपर क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना लगाते हुए सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये सेशंस को फॉलो कर रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन के, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि हम क्या एक्चुअल में कर रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन में। बट स्टिल मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, अगर कोई न्यू है, और इस वीडियो में हम फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, ताकि देखो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए एक तो आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए और दूसरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस में। ठीक, इस वजह से ये सारी चीज़ें हम फोकस कर रहे हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ एक एडवांटेज आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि हम इस हर एक चैप्टर के रिवीजन करते जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं सुपर को एक रिवीजन है, तो रिवीजन का मतलब आपको सारी चीज़ें यहीं याद हो जाएंगी। आप चाहें तो राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ में, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिख सकते हैं, और आपका हर एक चैप्टर इस तरीके से हमने कंप्लीट किया है। ठीक, तो रीसेंट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट की बात जैसे ही आती है तो दो चीज़ें उठकर आती हैं, वो है कांग्रेस और इलेक्शंस। ठीक, तो कहानी भी यहीं से शुरू होगी। कैसे शुरू होती है, तो इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ 1984 में, और इनकी डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं राजीव गांधी जी। ठीक, और इनको एक काफ़ी अच्छी विक्ट्री मिलती है 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में, और इसी के साथ कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं 1980s से, जो इंडियन पॉलिटिक्स पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब कि उस टाइम के जो इम्पैक्ट्स थे वो आज तक हमें कहीं ना कहीं तक देखने को मिलते हैं। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, कुछ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, तो जो ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो अलग अलग स्टेजेस पे कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। कहीं हमें मल्टी पार्टी कॉलिशन सिस्टम दिखता है, कहीं हमें सिंगल पार्टी का एक तरीके से सिंगल पार्टी का ही रूल दिखता है, और इसी के साथ साथ किसी का नारा होता है इंदिरा हटाओ, तो किसी का नारा होता है, जैसे इंदिरा जी का नारा होता है या स्लोगन होता है गरीबी हटाओ। ठीक, तो ये सारे चेंजेस के साथ साथ आते आते तक हम पढ़ते हैं कि क्या चेंजेस हुए इंडियन पॉलिटिक्स में। क्लियर हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और कैसे कांग्रेस सिस्टम का एंड हुआ। तो जहां हम 1989 में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी बुरी तरीके से हारती है। ठीक, ये बात है 1989 की। जिस पार्टी को 1984 में लोकसभा में कितनी सीट्स मिली थी, 415, उसी पार्टी को 1989 के इलेक्शन में 197 सीट्स मिलती हैं लोकसभा में। तो ये एक तरीके की डिफीट जो हम कांग्रेस में देख रहे हैं, इसे कहा गया एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस ने लेकिन ऐसा हार नहीं मानी, ऐसा कह सकते हैं, और कांग्रेस फिर आई 1991 में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, और एक बार फिर से कांग्रेस आके पावर में बैठ जाती है, सत्ता में बैठ जाती है। और इसी पॉलिटिक्स के टाइम पर हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक सोशल चेंज आता है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेसेस में। ठीक, जैसे कि जब ये कांग्रेस काफ़ी बार हार जाती है तो ये देखा जाता है कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, तो कोलिशन पार्टी का एक तरीके से इमरजेंस होता है कि हमारे वोट बट रहे हैं, नॉन कांग्रेस वोट डिवाइड हो रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम एक साथ आ जाएं। लेकिन फिर देखा जाता है कि एक दो बार तो जीत जाते हैं, बट आइडियोलॉजी एक दूसरे की नहीं मिल पाती है। अलग अलग डिफरेंट छोटी छोटी जो पार्टीज़ होती हैं वो एक साथ आ तो जाती हैं क्योंकि कांग्रेस को डिफीट करने के लिए, बट इनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं तक ये फिर से इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं। तो ऐसे कुछ कहानी के साथ साथ डेवलपमेंट्स भी हुए और कुछ ट्रेंड्स में भी हम देखते हैं कि चेंजेस हुए। तो पहला तो डेवलपमेंट हमारा क्या हुआ कि कांग्रेस यहाँ पर हारी, और डेवलपमेंट नहीं कहेंगे इसे, सोशल चेंज में इम्पैक्ट देखने को मिला पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस में। नेक्स्ट हम देखते हैं मंडल इशू का राइज। इस टाइम पे मंडल इशू सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में रहा। राजनीति की बात करते थे तो मंडल इशू आ जाता था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे मंडल इशू को, आप लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लो, यहाँ सब कंप्लीट हो जाएगा। देखो मंडल इशू क्या था, न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ठीक यहाँ पर लिख देते हैं,
नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट क्या करती है 1990 में, इम्प्लीमेंट कर देती है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन। मंडल कमीशन किसकी बात कर रहा था? अदर बैकवर्ड क्लासेस की, इनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन किसने कर दिया 1990 में? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने। इसने क्या कहा था कि इट held that jobs in central government should be anti-mandal protest in different parts of the country। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इन एक तरीके से रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, ये सारी चीज़ें आई, तो एंटी मंडल प्रोटेस्ट चलने लगे पूरी कंट्री में। और डिस्प्यूट हमने क्या देखा कि एक तरफ थे सपोर्टर्स ओबीसी के और दूसरी तरफ थे अपोनेंट्स ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, और इसी इशू को कहा जाता है मंडल इशू। और इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले 1989 से। तो पहला चेंज कांग्रेस के इलेक्शन हारने के बाद और दूसरा चेंज मंडल इशू के बाद। ठीक, अब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हम देखते हैं कि जो हमारी आर्थिक योजनाएं हैं, जो नई आर्थिक योजनाएं हैं, उसमें कुछ हम सुधार देखते हैं। इसका इनिशिएशन किसने किया, इसकी स्टार्टिंग किसने की? तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा 1991 में। इसमें इन्होंने पूरी तरीके से, मतलब कि देखो एक टाइम तो चलता है प्री इंडिपेंडेंस, ठीक, दूसरा टाइम है पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला टाइम है, तो इस टाइम पे नरसिम्हा राव जी ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम से जो चले आ रहे थे उसमें बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्रिटिसाइज़ किए गए, इनको अपोज किया गया, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज़ को फिर भी चलाया। भले ही मूवमेंट चलते रहे इसके अगेंस्ट में, बट काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स इस पॉलिसीज़ को कंटिन्यूड रखे रही। रिफॉर्म्स एविडेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल सेक्टर्स दैट वर रिजर्व फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट वाज ओपन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था उसे ओपन कर दिया गया, किसके लिए? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। वहीं एक चीज़ अगर कॉमन है तो आप जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आया। तो ये सारे चेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे थे, और इसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और एक सीवियर ऐसा कह सकते हैं जो इशू था वो कहीं ना कहीं तक था अयोध्या डिस्प्यूट। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, बाबरी मस्जिद को तोड़ना और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का राइज इस टाइम पर हम देखते हैं। बहुत से इवेंट्स यहाँ पर देखे जिसकी वजह से डिमोलिशन हुआ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद का दिसंबर 1992 में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब हुआ डिमोलिशन, आ सकता है ये क्वेश्चन, तो दिसंबर 1992 में। ठीक, आगे क्या हुआ, और इसके बाद बहुत से चेंजेस आए पूरी पॉलिटिक्स में, कंट्री की पूरी पॉलिटिक्स में चेंज देखने को मिला सिर्फ डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद के कारण। ठीक, इसी के साथ काफ़ी सारे इंटेंसिफाइड डिबेट्स चले इंडियन नेशनलिज्म की और सेक्युलरिज्म के नेचर पर। काफ़ी सारे डिबेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, और डेवलपमेंट्स क्या होता है इसके बाद, तो ये डेवलपमेंट की वजह से राइज होता है बीजेपी का और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। सबसे पहले हमने इलेक्शन सिस्टम देखा कि डिफीट हुआ, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, दूसरा हमने देखा मंडल इशू, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थर्ड हमने इस टाइम पे डेवलपमेंट देखा, और फोर्थ हमने देखा अयोध्या डिस्प्यूट के कारण राइज ऑफ बीजेपी एंड पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व। ठीक, कांग्रेस लीडरशिप में चेंज देखने को मिला। अब जैसे कि असैसिनेशन हुआ इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, तो कौन आए? राजीव गांधी जी आए। राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है मई 1991 में, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी उसमें चेंज देखने को मिलता है। सॉरी, अगर हम राजीव गांधी जी की बात करें तो इनका असैसिनेशन कब किया गया, तो ये अपने इलेक्शन कैंपेन टूर पर थे तमिलनाडु में। यहाँ पर श्रीलंकन तमिल एसोसिएटेड लिट्टे ने इनको असैसिनेट किया, और कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज, मतलब कांग्रेस कैसे हुई? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह दिखी 1991 के इलेक्शंस में, और पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया राजीव गांधी जी की डेथ के बाद। ठीक, तो ये बात चल रही है
1991 की। आगे क्या हुआ, एरा ऑफ कॉलिशंस। 1989 के इलेक्शंस के साथ कॉलिशन का एरा हम देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं काफ़ी सारी पार्टीज एक साथ आ जाती हैं। तो थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम की बिगनिंग की बात करते हैं तो वो कॉलिशन सिस्टम से ही करते हैं। इस टाइम पर पॉलिटिकल कंपटीशन नेशनल लेवल पर चल रहा था और बहुत ज़्यादा ये देखा गया एंड डिक्लाइनिंग मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री रेसेस। देखो एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ो। दिस एरा इज बिल्ट अराउंड द कोर प्रिंसिपल्स। ये जो एरा था एक कोर प्रिंसिपल पर चल रहा था, दैट इंक्लूड अ शार्प राइज इन पॉलिटिकल कंपटीशन एट द नेशनल लेवल। पॉलिटिकल कंपटीशन जो था पार्टीज के बीच में वो नेशनल लेवल पर बढ़ रहा था, और जो एंड डिक्लाइनिंग मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन पार्लियामेंट्री रेसेस, और पार्लियामेंट्री रेसेस में जो विक्ट्री का मार्जिन था वो कहीं ना कहीं तक कम होता दिख रहा था। जैसे ही कांग्रेस पार्टी हार जाती है 1989 के इलेक्शंस में, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं रहती है सेंट्रल लेवल पर। नो अदर पार्टी इमर्ज्ड इन मेजॉरिटी एट द सेंट्रल लेवल। ठीक, कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसको भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इसने डिसाइड कर लिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। नेशनल फ्रंट जो कि है अलायंस ऑफ जनता दल और रीजनल पार्टीज, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल फ्रंट क्या, तो ये है जनता दल, और हमने कौन सा पढ़ा, रीजनल पार्टीज, मतलब कि क्षेत्रीय पार्टीज। ठीक, ये थी नेशनल फ्रंट। इन दोनों को सपोर्ट मिलता है बीजेपी से और किससे, लेफ्ट एंड दी लेफ्ट फ्रंट, और इस बेसिस पर नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट क्या करते हैं, इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक, कांग्रेस के डिक्लाइन की बात करते हैं। जैसे ही कांग्रेस की डोमिनेंसी, एक तरीके से कांग्रेस का जो वर्चस्व लहरा रहा था, जैसे ही वो खत्म होता है, कांग्रेस हार जाती है इलेक्शन में। 1960s की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंसी थी वो चैलेंज की गई। इंदिरा गांधी जी फिर से रीइस्टेब्लिश कर देती हैं अपनी डोमिनेंट पोजीशन पॉलिटिक्स में। 1990s की हम बात कर रहे हैं, तो 1990s में एक और चैलेंज आया, और वो था कांग्रेस की पोजीशन को लेकर, एज एनी सिंगल पार्टी कुड रिप्लेस कांग्रेस। जब ये हारते हैं इलेक्शंस में, और उसके बाद ये चैलेंज आता है कि कोई भी पार्टी, सिंगल पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है, और यहाँ से मल्टी पार्टी सिस्टम का इमरजेंस होता है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में। नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, देखो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट की अगर मैं बात करूं, तो पॉलिटिकल अलायंस एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें कॉपरेशन होता है बहुत सारी या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। जैसे कि मान लो आप 3-4 दोस्त हैं, आप लोगों के अपने अपने अलग अलग एजेंडा हैं, लेकिन आपका टारगेट एक ही है। ठीक, आप लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, आपकी अलग अलग आइडियोलॉजी है, बट टारगेट है कि मुझे मेरिट में आना है। तो आपने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया कि हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो साथ में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से ये समझ लो कि इनका टारगेट है कि हमको तो क्या करना है, गवर्न करना है, तो हम एक साथ आ जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने काम किया, और इन्होंने कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा पर वर्क किया, और काफ़ी बार इनके पर्पसेस क्या थे, इलेक्शंस में जीतना, म्यूचुअली बेनिफिट, और कलेक्टिवली क्लियरिंग इलेक्शन थ्रेशोल्ड्स। ठीक, 90s की बात करते हैं तो पावरफुल पार्टीज का इमरजेंस होता है, और मूवमेंट्स का इमरजेंस होता है जिन्होंने दलित और बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट किया। इन्हीं पार्टीज ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनाने में 1996 में, जिसे सपोर्ट कौन कर रहा था, कांग्रेस। 1989 और 1990 की अगर मैं बात करूं, तो इस टाइम पे क्या हुआ, नेशनल फ्रंट क्या हो गया था, कॉलिशन हो गया था पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसे लीड कौन कर रहा था, जनता दल, जिसमें इंडियाज गवर्नमेंट किसके लीडरशिप में थी, एनटी रामाराव एस प्रेसिडेंट। 1996 का जनरल इलेक्शंस होता है इंडिया में, यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट किया जाता है, और मतलब यूनाइटेड फ्रंट क्या करता है, कोलिशन गवर्नमेंट क्रिएट करता है 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसको अगर आप लोग चाहें तो एक बार फिर से समझ लो। देखो, 2 पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, एक नेशनल फ्रंट, एक यूनाइटेड फ्रंट। नेशनल फ्रंट की बात कहाँ से हमने शुरू करी कि यहाँ पर
यही जो जितनी भी पार्टीज़ हैं जो दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लिए वर्क कर रही हैं, कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा पर वर्क कर रही हैं, फर्स्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल अलायंस इज एन एग्रीमेंट फॉर कॉर्पोरेशन बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन कॉमन एजेंडा। ठीक, तो ये जो पार्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इनसे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनती है 1996 में, जिसका सपोर्ट कांग्रेस कर रही थी। और 1989 और 1990 के बीच में नेशनल फ्रंट कॉलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिसे लीड कौन कर रहा है? जनता दल। ठीक, और इसी के साथ हमने देखा कि 1996 का जनरल इलेक्शंस होता है और यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट किया जाता है एज अ कॉलिशन गवर्नमेंट। यूनाइटेड फ्रंट में 13 पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, 13 पॉलिटिकल पार्टीज। दोनों ही लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि कांग्रेस को वो पावर से दूर रखना चाहती थी, इसलिए ये नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करने लग गई। यही है राजनीति, मतलब कि जो थोड़ा कम दुश्मन है उसका सपोर्ट कर लो, तो जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसको हम दूर रखेंगे। ठीक, तो इसलिए कहते हैं कि राजनीति में एक तरीके से, वैसे तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस तो हम गवर्नमेंट ही पढ़ रहे हैं, बट ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप जीतने के लिए, आप पावर में रहने के लिए, गवर्न करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में, मतलब कि पार्टीज को लेकर हम बात कर रहे हैं। जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ की भी बात करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ आया राम गया राम केस दे दिया गया। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी क्या करती है? नेशनल फ्रंट को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये कांग्रेस को पावर से बाहर रखना चाहती है। 1996 में लेफ्ट फ्रंट कंटिन्यू करती है नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट का सपोर्ट करना विथ कांग्रेस सपोर्ट टू कीप बीजेपी आउट ऑफ पावर। अब 1996 में क्या हुआ? लेफ्ट फ्रंट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है कांग्रेस के साथ कि बीजेपी अब आउट ऑफ पावर रहे। ठीक, लेकिन ये सक्सीड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करती है, अपनी पोजीशन को बनाए रखती है 1991, 1996 में, और बीजेपी 1996 के इलेक्शंस में लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होती है और इसे इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। ठीक, इसी के साथ ये जो पॉलिसीज़ हैं जो बीजेपी की, वो अपोज्ड की जाती हैं अदर पार्टीज़ के द्वारा, तो बीजेपी लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं सिक्योर कर पाती है। कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है बीजेपी के द्वारा मई 1998 से लेकर जून 1999 तक, और ये री इलेक्ट होती है अक्टूबर 1999 में। दोनों ही टर्म में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मतलब कि एनडीए मतलब क्या? बीजेपी लेड कॉलिशंस फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, और जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक, लॉन्ग फेज चलता है कॉलिशन का, कॉलिशन पॉलिटिक्स का, जो स्टार्ट हुआ 1989 के इलेक्शंस के साथ। तब से लेकर 9 गवर्नमेंट सेंटर्स में कॉलिशन के साथ रही हैं, जिसमें हमने देखा Since then there have been 9 governments at the center। ठीक, यहाँ पर या तो कॉलिशन गवर्नमेंट रहा या माइनॉरिटी गवर्नमेंट, जिसमें अदर पार्टीज़ ने सपोर्ट किया। और इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया? रीजनल पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की वजह से, ऐसी गवर्नमेंट की वजह से रीजनल पार्टिसिपेशन, रीजनल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ा। और हाउएवर ये जो कॉलिशन ट्रेंड था ये कब तक चला? 2014 में, मतलब तब तक, जब से लेकर अभी तक चल रहा था, और 2014 में आकर चेंज होता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल राइज अगर हम देखें तो बहुत सी कांग्रेस पार्टीज, जैसे जनता पार्टी गवर्नमेंट 1977 में अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज को सपोर्ट करती है। भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनका भी पावरफुल रूरल बेस होता है अमंग सेक्शंस ऑफ ओबीसी। मंडल कमीशंस पर अब हम आ गए हैं। साउदर्न स्टेट्स ने रिजर्वेशंस की बात जो थी, एक तरीके से ऐसे समझो, साउदर्न स्टेट्स को तो रिजर्वेशंस मिल रहा था ओबीसी के, मतलब जो ओबीसी रिजर्वेशन था वो साउदर्न स्टेट्स को मिला 1960s से, जितना पहले नहीं मिला था। हाउएवर ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, ये नॉर्थ इंडिया पर अप्लाई नहीं होती है। रिजर्वेशन की डिमांड बैकवर्ड कास्ट को लेकर नॉर्थ इंडिया में भी इमर्ज हुई और नेशनल लेवल पर भी फोर्सफुली प्रमोट किया गया जनता पार्टी के टाइम पर, मतलब 1977 और 79 पर, कि इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। फॉलोइंग दिस 1978 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? एक कमीशन इस्टेब्लिश करती है, क्या इन्वेस्टिगेट कराने के लिए और क्या रिकमेंड करने के लिए, तो जो कंडीशंस हैं पुअर की, इन सारी चीज़ों को देखा जाए और चेक किया जाए। ठीक,
और रिजल्ट क्या आता है, कमीशन क्या करता है, डब्ड करता है सेकंड, द कमीशन वॉज डब्ड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और इसी के साथ जो कमेटी है इसको हम कहते हैं मंडल कमीशन। और इनके चेयरमैनशिप मतलब इनकी किसने की या चेयर पर्सन कौन थे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए ये मंडल कमीशन कहते हैं, बीपी मंडल भी कहा जाता है। मंडल कमीशन सेटअप किया गया कि कितना एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी में। इसने काफ़ी सारे वेज बताए बैकवर्ड क्लासेस को लेकर, और एक चीज़ एक्सपेक्ट की गई कि इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर ऑन द वे इन विच दिस बैकवर्डनेस कुड बी एंडेड, कि मंडल कमीशन जो भी रिपोर्ट इन्होंने जो तरीके बताए हैं और इस बेसिस पर ये जो बैकवर्डनेस है कहीं ना कहीं तक खत्म हो जाएगी। और कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन कब दी, 1980 में। ठीक, तो देखो ये पूरा क्रोनोलॉजी में ही चलता है। 1977 से 79 के बीच में बात चली, 1980 में रिपोर्ट आ गई। अब ये जो 1980 में रिपोर्ट आई, कमीशन ने क्या कहा कि बैकवर्ड क्लासेस को कैसे समझना है, बैकवर्ड क्लासेस शुड बी अंडरस्टूड टू मीन बैकवर्ड कास्ट, सिंस बहुत सी कास्ट जो हैं, बहुत सारी कास्ट हैं शेड्यूल कास्ट के अलावा जिन्हें हम कास्ट हायरार्की में लो ट्रीट करते हैं। इन्होंने रिकमेंड किया 27% सीट किसे दी जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब में इन्हीं ग्रुप्स को। और मंडल कमीशन ने और भी रिकमेंडेशंस बनाए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स को लेकर और ओबीसीज की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। ठीक, तो ये रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन की। अगस्त 1990 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इनके जो रिकमेंडेशन है वो, और ये रिलेटेड था ओबीसी की जॉब से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर और इसी की जितनी भी अंडरटेकिंग्स हैं उसमें। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन से, तो ये डिसीजन ने कहीं ना कहीं तक नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे प्रोटेस्ट चलाए। डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया, जिसे कहते हैं इंदिरा साहनी केस आफ्टर द नेम ऑफ पिटिशनर्स। नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग अपहोल्ड दिया डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, अ रूलिंग अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि इसी चीज़ पर सारी चीज़ें चलेंगी। न्यू कॉन्सेंसस का इमरजेंस होता है। समटाइम्स जो पीरियड था 1989 के बाद, इसे देखा जाता है कि कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ और बीजेपी का राइज हुआ। बहुत सी कॉम्पिटिशन्स और कन्फ्लिक्ट के बावजूद भी एक ब्रॉड कंसेंसस देखा इन क्रूशियल, बहुत से मैनी क्रूशियल इश्यूज पर, जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर पहला एग्रीमेंट, पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स जो बैकवर्ड कास्ट दे रही थी उसका एक्सेप्टेंस। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तो एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यह भी कहा कि ओबीसीज को एडिक्वेट शेयर ऑफ पावर दिया जाएगा। रीजनल पार्टीज़ का रोल एक तो ये है। इसी के साथ फोर्थ एम्फेसिस था प्रैग्मेटिक कंसिडरेशंस रेदर देन आइडियोलॉजिकल, मतलब कि यहाँ पर जो कंसिडरेशंस थे वो विचारधाराओं पर नहीं हो रहे थे, प्रैग्मेटिकली हो रहे थे। और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये एम्फेसाइज करती हैं कि प्रैक्टिकल कंडीशन, जैसा देखो ऐसे समझ लो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन या प्रैग्मेटिक, कि जो प्रैक्टिकली एक्चुअल में जो दिख रहा है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है, ना कि विचारधाराओं के आधार पर। लोकसभा इलेक्शंस होते हैं अब 2004 में, 2004 में एनडीए हार जाती है और न्यू कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस यूपीए अलायंस जिसे कहते हैं, कांग्रेस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये पावर में आती है। इट केम टू पावर, गवर्नमेंट को लेफ्ट फ्रंट पार्टी से भी सपोर्ट मिलता है। कांग्रेस यहाँ पर पार्शियल रिवाइवल देखती है, किसका, ऑफ कांग्रेस पार्टी का। इसकी 1991 से अब जाकर 2004 में कांग्रेस की सीट्स इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं, बट 2004 इलेक्शन में यहाँ पर कुछ नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है जो वोट्स पोल किए गए कांग्रेस के द्वारा और इसके अलाइज के द्वारा और बीजेपी और उसकी अलाइज के द्वारा। ठीक, यूपीए फर्स्ट एंड सेकंड, तो जनरल इलेक्शन 2009 के होते हैं, यूपीए जीत जाती है 262 सीट्स से, जिसमें से कांग्रेस को 206 सीट्स मिलती हैं। मनमोहन सिंह जी अनदर यूपीए कॉलिशन कैबिनेट बनाते हैं और इनका सेकंड टर्म आता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बिकमिंग द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस जवाहरलाल नेहरू, टू डू सो आफ्टर हैविंग सर्व्ड अ फुल 5 ईयर फर्स्ट टर्म। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है, सोशल इक्विटी को
एज अ इम्पॉर्टेंट फीचर मानती है अपने एजेंडा में, मतलब कि अब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट, रोजगार दिया जाएगा और सोशल इक्विटी, समाज में समानता हो, इन दो एजेंडा को सबसे टॉप पर रखती है। और आगे क्या होता है, एग्रेरियन इकोनॉमी के इश्यूज को रिवाइटलाइज किया जाता है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्रेडिट का एक्सेस हो सभी को, ये देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, एनडीए थर्ड और फोर्थ पर हम आ गए हैं, तो बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है लोकसभा इलेक्शंस में मई 2014 में, 2014 में, और आफ्टर नियरली 30 ईयर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। कहाँ पर? इस्टेब्लिश्ड एट द सेंटर में। एनडीए थर्ड जो यहाँ पर कह रहे हैं, तो बीजेपी लेड कॉलिशन जो था 2014 का, वो लार्जली डिफरेंट था इट्स प्रीडिसेसर कॉलिशन गवर्नमेंट्स, जहाँ पर बहुत सी कंडीशंस नेशनल पार्टीज़ की देखी गई थी। एनडीए थर्ड की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ कॉलिशन नेशनल पार्टी के द्वारा ही नहीं था, यहाँ पर ये कहा गया कि बीजेपी डोमिनेट कर रही थी, बीजेपी को ही एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ओन इन लोकसभा। ठीक, अब एक सरप्लस मेजॉरिटी भी कहा गया, सरप्लस मेजॉरिटी कॉलिशन कहा गया, किस तरीके से कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कॉलिशन पॉलिटिक्स में, जहां पर एक पार्टी लीडर है टू वन पार्टी डोमिनेटेड कॉलिशन। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की हम बात करते हैं, 17th सिंस इंडिपेंडेंस एक बार और बीजेपी आती है, एनडीए फोर्थ कहते हैं टू द सेंटर, और यहाँ पर 350 सीट्स कांग्रेस को मिलती हैं आउट ऑफ 543। ठीक, बीजेपी को 303 सीट्स जो मिली लोकसभा में, बिगेस्ट नंबर था ये, किसी सिंगल पार्टी को जो नहीं मिली हो लोअर हाउस में 1984 से, जब कांग्रेस जीती थी, मतलब स्वेप्ट हो जाती, इलेक्शन से हट जाती है इन दी आफ्टरमैथ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी असैसिनेशन। ठीक, इशू ऑफ डेवलपमेंट और गवर्नेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंडियन पॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखा वो 2014 के बाद देखा, जो शिफ्ट हुआ कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का किस तरफ, डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की तरफ। सबका साथ सबका विकास, ये एक प्री इंटेंडेड गोल था। एनडीए थर्ड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स, काफ़ी ज़्यादा समाज से संबंधित कल्याण नीतियाँ लेकर आई गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और गवर्नेंस एसेसिबल की बात की टू द मासेस सच एस। अगर हम आज की बात करें, तो अब हम कास्ट और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को ना लेते हुए डेवलपमेंट और गवर्नेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स पर हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जहां पर हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, ये स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं तक किस चीज़ के लिए वर्क कर रही हैं, डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए वर्क कर रही हैं। ठीक, जनधन योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। देखो ये सारी योजनाएं आप लिख सकते हो, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, और पूछ भी लिया जाए तो आप इनको वैसे भी लिख सकते हो नॉर्मल। किसान फसल बीमा योजना है, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, ये सेंटर के अलावा अगर हम स्टेट्स पर भी देखें, जहाँ पर हम बीजेपी गवर्नमेंट देखते हैं, यहाँ पर हम काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स देखते हैं जहाँ पर वेलफेयर की ही बात हो रही है और वेलफेयर के लिए ही काम कर रहा है। ये सारी स्कीम कहीं ना कहीं तक ग्रामीण के घरों तक पहुंच रही हैं, पर्टिकुलरली महिलाओं के लिए, और जो रियल बेनिफिशियरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो हम वो महिलाओं को देखते हैं और रूरल कॉमन हाउस होल्ड्स को देखते हैं। और इसी के साथ जो हमारे ये सेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और आपका क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सुपर क्विक रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको सब कुछ समझ आया होगा, तो आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।